तो बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। तो इससे पहले कि हम लोगों ने 1 से 25 तक का क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ से हम 26 से 50 तक का सफ़र तय करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बताएंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि हम आप तक ICMR, CSIR, UGC नेट ताकि जितने PY क्वेश्चन है और वीडियो हैं हम आप तक पहुँचाते रहें और आप हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठाते रहें। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ICMR एग्ज़ाम तो JRF का ले रही है, लेकिन जो क्वेश्चन डाल रही है वो ऐसा लग रहा है कि CGL का एग्ज़ाम लिया है। फिर भी कोई बात नहीं, हम आप तक हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। ठीक है, जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस आप वीडियो भी देखिएगा यूट्यूब पे। मुझे नहीं लगता है कि जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनाता है ना। तो आप देखिए और समझिए कैसे हम करते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितने रेक्टेंगल हैं। समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले 22। चलिए, हो गया। चलिए, अब करते हैं गिनती। कैसे करेंगे गिनती, अब आइए समझिए। अब गिनती हम लोग इस हिसाब से करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम नीचे लिखते जाते हैं। अब चाहे पहले हम यहाँ का एरिया ले लेते हैं, फिर आगे। अब 1 और 2 को ले लीजिए, 1 2 2, फिर 1 2 1 2 3 तीनों को ले लीजिए, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 चारों को ले लीजिए, 1 2 4। ठीक है, और फिर अब इधर की तरफ बढ़िए, 4 2 5, 4 2 6, 4 2 7 एंड 4 2 8। ओके, फिर इधर की तरफ बढ़िए, 8 2 9, 8 2 10, 8 2 11। हाँ ठीक है, 8 2 11 है तो उसको रहने दीजिए। अब इधर की तरफ बढ़िए, 11 to 12, 11 to 13, 11 to 14। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चंस को। 14, 11 to 15। 11 to 12 का मतलब हो गया इन दोनों को ले लिया, बीच वाला लाइन को हटा दिया। 11 to 13 का मतलब ये इन दोनों लाइन को हटा दिया, इस पूरे सेक्शन को ले लिया। 11 to 14 का मतलब हो गया कि इस तीनों लाइन को हटा दिया, इस पूरे सेक्शन को लिया। 15 का मतलब ये चारों लाइन को हटा दिया, पूरे सेक्शन को ले लिया। ठीक है, अब नीचे की तरफ आइए, फिर 15 to 16, 15 to 17, 15 to 18। ठीक है, अब इधर की तरफ बढ़िए, 17 to 19, 17 to 20, 17 to 21 एंड 17 to 22। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो प्लस 21। ठीक है, चलिए, अब हो गया। अब हमने यहाँ कहाँ से शुरू किया था, 1 to 2। अब हम 2 से 1 को हटा दीजिए, 2 से काउंट कीजिए। ठीक है, 2 to 3, 2 to 3 एंड 2 to 4। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 से काउंट किया था, अब 5 से काउंट करेंगे। 5 to 6, 5 to 7, 5 to 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैसे काउंट किया था, 8 से काउंट किया था, तो हम अब 9 से काउंट करेंगे। 9 to 10, 9 to 11। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हमने 11 से काउंट किया था, तो अब 12 से काउंट करेंगे। 12 to 13, 12 to 14, 12 to 15। ठीक है, यहाँ पे हमने 15 से किया था, तो अब 16 से करेंगे। 16 to 17, 16 to 18 एंड 60। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने 17 से किया था, तो 19 से करेंगे। 19 to 20, 19 to 21 एंड 19 to 22।
इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे हमने 2 से किया था तो अब हम करेंगे 3 से। 3 2 4 हो गया। हमने यहाँ 5 से किया था तो हम करेंगे अब 6 से। 6 से 7। यहाँ पे हमने 9 से किया था तो अब करेंगे 10 से। 10 से 11। यहाँ पे हमने 12 से किया था तो 13 से करेंगे। 13 से 14 और फिर 13 से 15। 10 से 11, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे 16 से किया था ना, तो 16 से किया था, 16 से किया था, ठीक है। तो हम करेंगे अब 17 से। 17 से 18। हमने 19 से किया था तो हम करेंगे 20 से। 20 से 21 और 20 से 22, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8, ठीक है। कितना हुआ ये? 22, 21 41 और 15 56 8 64, ठीक है 22। अब चलिए 3 4 ये ख़त्म हो गया। 4 5 6 हमने कर लिया, अभी 7 8 बाकी है। 6 से हमने कर लिया है तो 7 से 8, ठीक है। यहाँ पे 9 से भी कर लिया, 10 से भी कर लिया, यहाँ 11 से कर लिया, 12 से कर लिया, 13 से कर लिया, 14 से 15। यहाँ पे हमने 15 से कर लिया, 16 से, 17 से कर लिया, 18 से नहीं होगा, 17 19 20 से किया, 20 से कर लिया, 21 से 22, 21 से 22 प्लस 3। ओके, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया। 6 से 7 हमने किया था, 6 से 8 नहीं किया था, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। 6 से 7 हमने किया ना, 6 से 8 नहीं किया था, 6 से 8, ठीक है। तो प्लस 4, ठीक है। अच्छा 5 वाला 5 to 6, 5 कहाँ गया? 5 to 6, 5 to 7, 5 to 8, ठीक है। 6 वाला 6 to 7, 6 to 8, ठीक है। 8 वाला तो हो गया है। 9 वाला 9 to 10, 9 to 11, ठीक है। फिर 10 वाला 10 to 11, ठीक है। 13 to 14, 13 to 15, ठीक है। 17 to 18, ठीक है। यहाँ 16 to 17, 16, ठीक है। 19 20, 19 21, 19 22, ठीक है। 20 to 21, 20 22, ठीक है। यहाँ 41 और 15, 41 और 15 कितना हुआ? 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। थोड़ी सी मुझे लगता है कि कुछ कम हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गिनती में गड़बड़ हो रहा है कहीं पे। 1 2 1 से 2 1 से 3 1 से 4, ठीक है। फिर 4 से 5, 4 से 5, 4 5 4 से 6, 4 से 7, 4 से 8, ठीक है। 8 से 9, 9 से 10, 8 से 9, 8 से 10, 8 से 11, ठीक है। 17 11 से 14, ठीक है। 11 से 15, ठीक है। 15 से 16, 15 से 17, 15 से 18, ठीक है। 17 से 19, 17 से 20, 17 से 21, 17 से 22, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 2 से 3, 2 से 4, 5 से 6, 5 से 7, 5 से 8, 6 से 9 से 11, 12 से 13, 12 से 14, 12 से 15, ठीक है। 16 से 17, 16 से 18, 15 से 20, 19 से 20, ठीक है। 15, ठीक है। 4, फिर आपको 6 से 7,
26 है, ठीक है। 13 को हिस्से होगा, ठीक है। 13 14 53, ठीक है। 17 17, ठीक है। 20 से 21, 20 से 22, ठीक है। 7 से 8, 14 से 15, 21 से 22। ये टोटल कितना हो रहा है 69। तो मुझे लगता है 69 नहीं 70 आपका होगा। मुझे लगता है एक गिनती में कहीं पे मिस्टेक काउंट हो रहा है, लेकिन आप जो है इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे 1 2 3 4 बस, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा ऐसे ही बनेगा। अगर आप इसमें कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। मुझे लगता है 70 आपका राइट आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं। मेरा 69 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हो सकता है गिनती में कहीं पे मिस्टेक हुआ हो, तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे 70 होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में ये देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, जिसमें आपको ट्रायंगल को काउंट करना है कि टोटल ट्रायंगल इसमें कितना है। लेकिन अगर ये आप ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप आसानी से इस ट्रिक को बना सकते हैं। अब समझिए होता क्या है। इसमें पहले क्या करना है कि ये जो लाइंस है, इस लाइंस को गिनना है, ये वाली लाइंस, जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर इस लाइन को गिनना है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइन को अभी भूल जाइए, ठीक है। अब ये जो बेस लाइन है यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक बेस लाइन ये है, फिर इस त्रिभुज का एक बेस लाइन ये है, फिर इस त्रिभुज का एक बेस लाइन ये है ना। तो अब करना क्या है कि इस बेस लाइन के ऊपर जितने भी खंड बन रहे हैं उस खंड को करना है काउंट, 1 2 3 फिर 4। फिर इस बेस लाइन पे काउंट करना है 1 2 3 एंड 4। फिर इस पे सेम काउंट करना है 1 2 3 एंड 4। फिर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है वो समझिए। 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 एंड 10, ये आपका 10 हो जाएगा। फिर ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये भी आपका कितना हुआ 10, ये भी हो गया आपका 10, यानी कि टोटल हो गया 40। तो अगर इन दोनों लाइन को हम अभी भूल जाएं तो टोटल त्रिभुज यहाँ पे ट्रायंगल कितने हो रहा है 40, इन दोनों लाइन को अभी भूल करके। अब इन दोनों लाइन के साथ त्रिभुज को काउंट करते हैं। कैसे काउंट कीजिएगा, मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, और फिर इस लाइन को भूल जाइए तो एक त्रिभुज आपका ये टोटल हो गया। एक त्रिभुज मतलब मान लीजिए कि ये, और फिर एक त्रिभुज आपका ये, यानी कि यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए 2। वैसे ही यहाँ पे भी देखिएगा, एक त्रिभुज आपका ये और एक त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला, यानी कि 2 यहाँ पे, यानी कि 2 2 4, यानी कि यहाँ पे टोटल त्रिभुज की ट्रायंगल की संख्या जो है कितनी हो गई 44, है ना। तो इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से त्रिभुज को बना सकते हैं, है ना, कि कितने ट्रायंगल हैं आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स, है ना। कह रहा है कि सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स, कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, जब इसको आप फोल्ड कीजिएगा तो ये F जो है ऊपर चला जाएगा, एक साइड में आपका B रहेगा, D आपका एक साइड में रहेगा, A आपका एक साइड में रहेगा, F आपका ऊपर होगा, E आपका एक साइड में रहेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका F ऊपर रहेगा। अगर ऐसे हम फोल्ड करते हैं तो अगर F ऊपर रहता है तो एडजेसेंट में क्या क्या आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर F ऊपर रहता है तो ध्यान दीजिए एडजेसेंट में क्या क्या आएंगे, ED या AD या AB या BE, ये चारों में से कोई आएंगे। तो अगर F के साथ हमारा इन चारों में से कोई भी मिलता है तो AD यहाँ पे मिल रहा है ये वाला, यानी कि ये बनेगा, ये बनेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि अगर C हमारा ऊपर है तो मान लीजिए पलट दीजिए, F के नीचे C होगा तो इसमें से कोई एक साथ आएगा। तो यहीं अगर उलट दें या पलट दें तो क्या होगा, इसी में से कोई एक रहेगा। तो ED यहाँ पे मिल रहा है एडजेसेंट में, समझ रहे हैं मेरी बात।
आप F को ऊपर रखिए चाहे C को ऊपर रखिए, एडजेसेंट सेम यहाँ पे रहेगा। अब दूसरा जब साइड वाले को हम लेंगे तब चेक करेंगे कि एडजेसेंट चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F के साथ हमारा ED मिल रहा है, यानी कि ED अगर सॉरी C के साथ, चलिए तो यानी कि ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बन सकता है। अब कह रहा है कि अगर D को हम ऊपर रखें, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर D को हम ऊपर रखें तो जब आप D को ऊपर रखिएगा तो नीचे क्या होगा, B होगा। क्या हो गया, नीचे B होगा। जब आप D को ऊपर रखिएगा तो नीचे आपका B होगा। अब नीचे आपका B होगा तो साइड में क्या क्या होंगे, साइड में आपका हो जाएगा, अब जैसे ये मान लीजिए D को अगर आप ऊपर रखते हैं तो साइड नीचे हो जाएगा आपका B, ठीक है। अच्छा, अपोजिट में क्या क्या होंगे, F और C, F और C एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और E और A एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो एडजेसेंट क्या यहाँ पे बनेगा, FE बनेगा, है ना, या FE बनेगा, चाहे CA बनेगा, चाहे FA बनेगा, चाहे EC बनेगा। समझिए मेरी बात। तो इसमें ये किसके लिए था, जब आपका ये किसके लिए था, जब आपका D अपोजिट हो, मतलब D ऊपर हो, D ऊपर को रखा जाए। तो जब D ऊपर रखा जाएगा, D ऊपर रखिए चाहे B ऊपर रखिए, क्योंकि ये ऊपर है, B रखिए चाहे ऊपर के पलटिएगा तो आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो D के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या दिया है, FA, तो FA यहाँ पे बन रहा है, और B के प्रेजेंस में EC भी यहाँ बन रहा है। तो चारों तो मुझे लगता है कि बन जाएगा। एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे इसको। यहाँ पे C के प्रेजेंस में E और D तो यहाँ बन रहा है, F के प्रेजेंस में DA। अच्छा एक मिनट, F के प्रेजेंस में यहाँ पे DA नहीं बल्कि AD है, तो ये हमको लगता है कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कि बाकी सब में तो मिल रहा है, C के प्रेजेंस में आपका ED बन रहा है, D के प्रेजेंस में आपका FA बन रहा है यहाँ पे, और B के प्रेजेंस में आपका EC भी यहाँ पे बन रहा है। लेकिन F के प्रेजेंस में आपका AD बन रहा है, DA नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे चूंकि कैन नॉट पूछ रहा है तो हमारा लगता है कि राइट आंसर, आप एक बार चेक कर लेंगे आंसर की से, राइट आंसर मुझे लगता है कि आपका आंसर की हम आपको अवेलेबल करा देंगे आपके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। तो मुझे लगता है कि राइट आंसर आपका 2 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज आपने 12th में पढ़ा भी होगा कि मिरर इमेज क्या होता है, कैसे देखते हैं। तो देखिए, मिरर इमेज जब भी आप देखिएगा तो जैसे ये रखा हुआ है ना, तो ये क्या होगा कि ऐसे पलट जाएगा, मतलब ये है तो उसका अपोजिट यहाँ पे दिखेगा। तो इसको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, इसको समझिए कि आपने ऐसे पलट दिया। क्या किया, ऐसे पलट दिया। तो ये वाला जो साइड है, जैसे ये हमने पलटा, तो अगर ऐसे पलटा तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो दोनों पोर्शन है वो यहाँ पे ऐसे रह जाएगा। ये दो अब तो समझ गया ना मेरी बात। और ये ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे। अब ये इधर गया, अब ये इधर पलटा है ना, तो ये घूम जाएगा इधर, ये ऐसे घूम जाएगा। ये भी घूमा, ये ऐसे हो गया, फिर ये भी ऐसे घूमा, तो ये ऐसे घूमा ना, तो ये आपको बन जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये वाला देखिए जहाँ भी हो, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधे घुमा देना है, आपका मिरर इमेज है, सीधे ऐसे पलट देना है, आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, कह रहा है कि स्टडी द वेन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। द अल्फाबेट एंड नंबर्स इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले डिफरेंट गेम इन स्कूल्स, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले गेम्स इन द स्कूल इज 108, टोटल है 108, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले
एट लीस्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है एट लीस्ट मतलब कम से कम, 2 से ज़्यादा भी वो खेल सकता है। एट लीस्ट 2 गेम्स इज 54। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले ऑल द 3 गेम्स। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु प्लेड ऑल द 3 गेम्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ही सेक्शन है जिसमें जो पर्सन तीनों गेम खेल रहा है वो क्या है, y है, ठीक है। बाकी हमको यहाँ पे ना x का नंबर मालूम है, ना z का नंबर मालूम है, किसी का नंबर हमको मालूम नहीं है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एटलीस्ट 2 गेम्स, एटलीस्ट 2 गेम्स जो खेल रहे हैं उनका टोटल नंबर है 54। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 में अगर देखा जाए तो 15 2 गेम खेल रहा है, प्लस 10 ये भी 2 गेम खेल रहा है, और प्लस 16 ये भी 2 गेम खेल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एटलीस्ट 2, तो ये भी तो आ सकता है ना, इसमें ये भी जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया कि सिर्फ 2, एटलीस्ट 2, 3 भी खेल रहा हो 4 भी खेल रहा हो चलेगा, तो इसको भी जोड़ सकते हैं। तो टोटल हो गया 54। अब इन तीनों को जोड़िए, क्या आ रहा है, 15 10 25 16 41 प्लस y इजकल टू 54, y इजकल टू 54 माइनस 41, y इजकल टू 13, यानी आपका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट पे ध्यान दीजिएगा, यही आपके क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, ये जो मिस कर गया वो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमन इज रिटेन एज CLCM। तो अमन को क्या लिखा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमन को लिखा जा रहा है CLCM, तो C +2 ML JKLM -1, फिर यहाँ पे +2, फिर MN +1, ठीक है। अब कह रहा है कि अरुण को आप क्या लिखिएगा, तो वैसे ही कर दीजिए, +2 C आ जाएगा, -1 PR -1, तो यहाँ पे P आ जाएगा, फिर क्या है +2 है UVW +2, तो यहाँ पे W कर दीजिए, फिर N +1 है NM +1 कर दीजिए, तो M CPWM, एक मिनट QR, अच्छा QR ना, PR नहीं QR, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं, आप कोडिंग डिकोडिंग है, आसानी से बन जाता है, बस एक बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रेफर द चार्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज एनुअल एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द आइसक्रीम मार्केट फ्रॉम 1996 टू, तो 1996 से 2001 तक कितने साल हुए, 5 साल, 5 ईयर्स। 1996 में क्या था इनकम, 7500, और 2000 में क्या हो गया, 9500, यानी कि इस 5 साल का जो इनकम है, 5 साल का इनकम, टोटल 5 साल का इनकम कितना हो गया, 2000, ठीक है, 5 साल का इनकम। अब कह रहा है कि एवरेज एनुअल इनकम, तो एवरेज निकालने के लिए 5 इस टोटल इनकम से 5 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा आपका 400 पर ईयर, ठीक है। तो एवरेज एनुअल इनकम ये हो गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज द एनुअल एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द आइसक्रीम मार्केट फ्रॉम 1992। तो रेट ऑफ इंक्रीज आपको यहाँ पे दिया है परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कि पर ईयर कितना % इंक्रीज हुआ। तो पर ईयर 400 हो रहा है, तो ये 400 का पर ईयर परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले ईयर का जितना रुपया है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 7500 का कितना % हुआ, 400, ये निकालना होगा। तो 400 में 75 भागा 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 400, ये निकल, सॉरी 75 भागा 700 कितना हुआ, सॉरी 175। अब इस 400 में 75 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 5.33 आंसर। समझ गया ना, 7500 में। अब चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 400 कितना का हुआ, 400, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 400 में इससे भाग दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 7500 का कितना हुआ, 400, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे करना है कि आपका टोटल स्क्वायर कितना है, ठीक है। टोटल स्क्वायर जब इसका आप गिनिएगा 1 2 3 4 3 त्रिका 9, तो 9 तो यही हो गया, कोई दिक्कत, चलिए 9 ये हो गया। अब ये गिनिए 9 9 1 1 ये हो गया, ये फिर दूसरा ये 9 2 11, फिर तीसरा इसको 9 3 12, और फिर ये 13, और फिर एक बड़ा वाला कितना हुआ, तो 9 + 4 + 1, ठीक है। टोटल कितना हुआ 14, यानी कि ये 14 सही है, ठीक है। चलिए दूसरा, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा था ना कि बेस को तो पहले ऐसे गिनिए 1 2 3, और फिर इसमें भी 1 2 3, फिर कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, और फिर कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, ठीक। अब आपने ऐसे गिन लिया, अब ऐसे गिनिए, ऐसे गिनिएगा। तो आपने इसको तो आपको अब काउंट नहीं करना, क्योंकि इसको आपने इसमें काउंट कर लिया, तो ये वाला काउंट कर लीजिए, ये वाला बड़ा वाला आपने काउंट नहीं किया था, तो +1 13 हो गया। चलिए अब इधर आ जाइए, इसको अब ऐसे रखिए, 1 हो गया ये वाला, और 1 हो गया आपका ये वाला, सॉरी नहीं दिख रहा, एक ये वाला हमने बोला है ना, और फिर एक ये वाला, ठीक है। तो 2 ये हो गया, तो 6 6 + 1 + 2, यानी कि टोटल नंबर 15। तो 14 यहाँ पे स्क्वायर है और 15 आपका ट्रायंगल है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों आपका राइट है, ट्रू है, ठीक है। तो आप बना सकते हैं इसको आसानी से। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, द मिरर इमेज ऑफ ये इज इतना, मिरर इमेज ध्यान दीजिएगा, U का तो U ठीक है, T का भी T ठीक है, Z का भी Z ठीक है, F। अब देखिए F का अगर ऐसे कीजिएगा तो मिरर इमेज ये नहीं होगा, F का मिरर इमेज ये हो सकता है, लेकिन ये उलट दिया है, यानी कि ये सही नहीं है, यानी कि ये रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। द वाटर इमेज ऑफ D6, तो वाटर इमेज क्या होता है ना कि मिरर इमेज ऐसे पलटता है और वाटर इमेज ऐसे पलटता है, ऐसे, मतलब वाटर इमेज को देखा जाए तो आपके राइट हैंड साइड में पलट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी मिरर इमेज को लेफ्ट हैंड साइड में पलट देगा, लेकिन वाटर इमेज क्या है, सीधे खड़ा पलट जाता है, खड़ा पलट जाता है। तो वाटर इमेज जो है आपका D का D ठीक है, क्योंकि वैसे ही पलटेगा, ये पलटा, देखिए पलटा ना, तो सीधा हो गया, मतलब ऐसे हो गया। Z का 7 का देखिए 7 का, तो ये F जो है ये यहाँ पे वाटर इमेज इसका बनता, अगर यहाँ पे वाटर इमेज होता तो ये F यहाँ पे सही होता, F यहाँ पे, और 4 वहाँ पे भी पलट गया, तो ये सही होगा, लेकिन ये आपका गलत होगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सॉरी स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स का है, आप ध्यान देके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने का फिर ये है, समझना है कि आपको साइन चेंज किया है। माइनस जो है वो इक्वल टू किसके है, डिवीजन के, प्लस जो है वो इक्वल टू किसके है, मल्टीप्लिकेशन के, और फिर डिवीजन जो है वो इक्वल टू किसके है, माइनस के, और फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल टू किसके है, प्लस के। यानी कि डिवीजन जो है वो निगेटिव है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए तो अगर सबका साइन हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये निगेटिव यहाँ कर दीजिए, ये नीचे वाला ध्यान रखिएगा कि हम जो किए हैं ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये डिवीजन है तो ये फिर आपका ये प्लस हो गया, और ये आपका भागा, सॉरी ये डिवीजन हो गया, ठीक है। वैसे ही ये प्लस, ये माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, वैसे ही ये आपका प्लस,
ये भागा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ये निगेटिव, ये आपका डिवीजन, ये प्लस, ये आपका निगेटिव, ये आपका मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये जो इसके साथ जो साइन दिया है उसको नहीं देखना है आपको, किसको देखना है, हमने जो नया साइन बनाया है उसको देखना है, ठीक है, उसको देखना है। चलिए, तो पहले हम बता दें कि बोर्ड मास का नियम जो कहता है वो होता है ऐसा, बोर्ड मास। तो ब्रैकेट और ऑर्डर यहाँ पे है नहीं तो इसको हटा दीजिए। पहले होता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 में, सॉरी यहाँ पे भागा है ना, तो यहाँ पे 8 भागा 2 4। फिर करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, इसमें 4 पचे 20, ठीक है। तो 20 हो गया और ये हो गया, अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो 20 4 24, और 24 में से 52 अगर घटाते हैं तो 52 माइनस 24 कितना हो जाएगा, ये आपको 36 हो सकता है। पूछ क्या रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो ये मुझे लगता है राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर बाकियों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका डिवीजन कहीं नहीं है तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, 4 पचे 20, उसके बाद एडिशन, तो 20 और 43 7 51, तो ये हो जाएगा 43 और 7 51, 51 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो 51 माइनस 20 कितना हो जाएगा 31, यहाँ पे है भाई 4 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, डिवीजन 2, तो 31 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 31 दूना, ये 62 यहाँ पे हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 3 12, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 12 पचे 60, ठीक है। नहीं, ये 4 3 12 ना, तो 3 में से 3 पचे 15 और प्लस 36, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे भागा 12 3, अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 4 3 12, उसके बाद एडिशन, तो 3 और प्लस 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 12 12 3, नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका पहला ही होगा, ठीक है। चलो अगला देखिए, अगला कह रहा है कि कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे क्या होगा। चलिए दिक्कत नहीं है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लास्ट वाला जो तीर है वो अल्टरनेट हो रहा है, पहले खड़ा था फिर पड़ा हुआ फिर खड़ा हो गया। चलिए ठीक है, ये पहले इधर था राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड हुआ, फिर राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। वैसे ही फिर ये खड़ा पड़ा है, अब खड़ा हो जाएगा, तो पड़ा है अब खड़ा हो जाएगा, तो यानी कि ये आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला तीर है इसका चेंजेज फॉलो किया जा रहा है। तो ये पहले क्या था, खड़ा था, फिर पड़ा हुआ, मतलब ऊपर की तरफ था, वर्टिकल था, फिर डाउनवर्ड हुआ, फिर ऊपर की तरफ हो गया। ये देखिए राइट हैंड साइड है, फिर लेफ्ट हैंड साइड हुआ, फिर राइट हैंड साइड हो गया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे आ रहा है, पहले से गिरा हुआ है तो फिर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है अ क्यूब whose two adjacent faces are colored is cut into 64 identical small cubes. How many of these small cubes are not colored? तो अब ध्यान दीजिए, एक क्यूब है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका ये वाला फेस और ये वाला फेस कलर्ड किया हुआ है,
अब इसको 64 भाग में बांटने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको ऐसे 4 भाग में ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे फिर काट देना होगा, ठीक है। वैसे ही फिर आप इसको भी काटिएगा 4 में, 16 चौका 64 ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। अब मान लीजिए कि ये दोनों कलर्ड फेस है, तो ऊपर से जब 16 निकालिएगा तो इसका मान लीजिए 16 हमने माइनस कर दिया क्योंकि कलर है। तो ये तो मान लीजिए 12 पीस ठीक है कलर में निकलेगा। ये वाला जो 4 पीस निकलेगा तो ये 4 इसका भी इंक्लूडेड है, इसके भी 16 के साथ है, तो ये भी निकल गया 16 में। तो 16 में टोटल कितना निकल गया, ये निकल गया। तो ये वाला अब इसका, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि एडजेसेंट इसीलिए दिया गया है। तो आप सीधे सीधे क्या कर लीजिएगा, 16 इसका निकाल दिए, 16 इसका निकाल दिए, 32, तो आंसर आप 32 लगा के चला आइएगा, जो गलत हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, तो 16 जब आप इसका निकालिएगा तो इसके साथ ये भी फेस जुड़ा हुआ है जो इसका पार्ट्स है, तो 16 में इसका भी ये 4 ऊपर से निकल गया ना। तो इधर कितना बचा, 16 माइनस 4 यानी कि 12 फेस ही बचा, मतलब 12 क्यूब ही बचा जो कलर है। इसका 4 क्यूब इसके 16 में इंक्लूडेड था, तो 16 प्लस 12 इतने क्यूब ही कलर्ड थे। समझ गए, 64 में से। तो 16 प्लस 12 कितने हुए, 28। तो अब 64 में से 28 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, चलिए। कह रहा है अ डीलर्स मार्क्स हिज गुड्स एट, मतलब सामान से 20% above the cost price and allow a discount of 16% on the market price. What is the gain percentage? मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए अब ध्यान दीजिए, कोई इशू नहीं है। A dealer marks his goods at 20% above the cost price and allow a discount of 16% on the market price. What is his gain percentage? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मली मान लीजिए कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है। अब 100 पे इसने क्या किया, 20% लगा दिया, तो प्लस इसका 20%। तो अब इस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कितना हो गया, 120 रुपीज़ हो गया। अब क्या कर रहा है कि इस पे इसने किया अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16%। अब 120 पे इसने क्या किया, 16% माइनस कर दिया। तो 120 का अगर 16% आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 19.2, यानी कि अब एक्चुअल अमाउंट जो प्रोडक्ट का होगा वो होगा 120 माइनस 19.2, यानी कि 100 रुपया 80 पैसा, 100 रुपया 80 पैसा, यानी कि उस प्रोडक्ट पे उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 80 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, 80 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। उसका कॉस्ट मनी कितना था, 100 रुपया। कितना था, 100 रुपया। फ़ायदा कितना हो रहा है, 80 रुपया। तो ये फ़ायदा कितना परसेंट हो, मतलब कितना गेन हुआ उसको, तो 100 का 0.8% होता है 80 पैसा, यानी कि 80 पैसा उसको फ़ायदा हुआ, यानी कि एक प्रोडक्ट पे उसको 0.8% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, 20% उसने अपने कॉस्ट प्राइस पे लगा दिया, 120 हो गया। अब 120 पे उसने सीधा आप सेल समझते हैं ना, दुकानों पे आजकल सेल लगते हैं इतना परसेंट, 50%। तो उसने क्या करते हैं कि वो अपने जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें सेल नहीं लगाते हैं, पहले उस पर अपना परसेंटेज लगा देते हैं। अब जो होल मनी होता है उसमें माइनस कर देते हैं, फिर भी उनको फ़ायदा रहता है। तो सेल वेल कुछ नहीं होता है, वो पहले आपका प्राइस बढ़ा देते हैं और फिर उस पर डिस्काउंट लगा देते हैं, बात जाके वहीं पे आती है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है 2a = 3b = 4c = 6d, देन वैल्यू ऑफ a² + b² डिवाइडेड बाई c² + d² क्या होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से किसी एक के सारे डिजिट को किसी एक में कर देना है, मतलब b के बराबर कर लीजिए, चाहे a के बराबर कर लीजिए, c के बराबर कर। चलिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे b के फॉर्म में हम लोग, मतलब b के फॉर्म में हम लोग सबको कर लेते हैं। तो अगर a = देखा जाए तो क्या होगा, 3b/2 हो जाएगा। a = 3b/2। अच्छा,
c इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3b/4 हो जाएगा। c इक्वल टू अगर देखा जाए तो 3b/4 कर सकते हैं। और d इक्वल टू अगर आप करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, d इक्वल टू करना चाहें तो 3b/6 इसको काट दीजिए, यानी कि b/2। अब इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। अब a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 3b/2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c की जगह क्या हो जाएगा, 3b/4 का स्क्वायर प्लस d की जगह क्या हो जाएगा, b/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस b स्क्वायर होल कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हो जाएगा 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इसको इधर लाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए तो 9b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9b स्क्वायर, इसका आप LCM निकाल लीजिए, 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, हाँ 9b स्क्वायर, LCM इसका 16 आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको आप इधर लाइए तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4। अब ये ऊपर जाके ऊपर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये कट गया। 4 से 16 कटा, कितना आया 4, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो किसी एक फॉर्म में निकाल लीजिए, एक के फॉर्म में इसको मतलब कर लीजिए और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ABCD क्या एक ट्रेपीजियम है और ये AB और DC पैरेलल है। तो किसी भी पैरेलल लाइन को अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखा क्रॉस करती है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा का जो बेस के ऊपर वाला ये वाला कोण जो होता है और ये वाला कोण जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं। कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शनल, किसी भी पैरेलल लाइन को अगर कोई क्रॉस सेक्शनल रेखा काटती है, क्रॉस करती है, तो उस बेस के ऊपर वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो वैसे ही आपका यहाँ भी रूल लगेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि इसको, इस लाइन को अगर ऊपर आप बढ़ाएं तो ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, और यहाँ पे इस लाइन को अगर ऊपर आप बढ़ाएं तो ये वाला एंगल जो होगा इस लाइन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो होल एंगल होगा वो टोटल कितने का होता है, 180 डिग्री, और यहाँ पे जो होल एंगल होगा वो टोटल कितने का होगा, 180 डिग्री। तो अगर 180 में से 130 को घटाएं तो यहाँ पे कितने का एंगल बनना चाहिए, 50 डिग्री का, और 180 में से 110 को घटाएं तो कितने का एंगल बनना चाहिए, 70 डिग्री का। यानी कि 70 डिग्री का, यानी कि ये हो गया 50 डिग्री और ये हो गया आपका 70 डिग्री, जैसे कहा कि इक्वल होता है, समझ गए ना। तो ये 50 डिग्री है 70 डिग्री। अब कह रहा है कि C माइनस डी क्या होगा, तो C है आपका 70 और D है आपका 50, यानी कि 20 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो 20 होगा, समझिए। तो आंसर आपका यहाँ पे 20 आएगा। In a town, 65% people watch the news on television, 40% read newspaper, and 25% read a newspaper and watch the news on television also. ठीक है। What percentage of the people neither watch the news on television nor read the news? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गिना गया है कि 65% पीपुल जो है वो न्यूज़ देखते हैं टेलीविज़न पे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि ओनली सिर्फ टेलीविज़न पे ही न्यूज़ देखते हैं। 40% रीड द न्यूज़पेपर। अब कह रहा है कि 25% ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर और टीवी दोनों देखते हैं। तो
अब ध्यान दीजिए कि ये 25% इसमें भी इंक्लूडेड है और ये 25% इसमें भी इंक्लूडेड है। तो वनली निकालने के लिए आप क्या करिए कि 65% माइनस 25% कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वनली टेलीविज़न। और इसको 40 माइनस 25% कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वनली न्यूज़पेपर। ठीक है, और ये हो जाएगा 25% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ। तो ये आपका कितना आया 40 और ये आपका कितना आया 15 और ये 25। 40 15 15% ऐसे हैं जो वनली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% ऐसे हैं जो वनली टेलीविज़न देखते हैं और 20% ऐसे हैं जो बोथ करते हैं। अब तीनों को काउंट कर लीजिए, 40 और 15 आपका हो जाएगा 55 प्लस 25 कितना होगा 80, है ना, यानी कि 80%। अब बचे कितने 20%। 20% ऐसे पीपुल्स हो गए जो ना न्यूज़पेपर देखते हैं और ना टेलीविज़न देखते हैं, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। तो द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 4 है, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 8 सत्ते 8 में प्लस 20 20 ये 25। ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है D4 F6 ABCD। ठीक है, F6 ABCDEF। ठीक है, H8 ABCDEF GH। ठीक है, JIJ। ठीक है, इज L22। अब L को गिनिए ABCDEF GHIJKL, तो L22 नहीं होगा, यानी कि D नहीं होगा। तो D हटा दीजिए, D वाले ऑप्शन को पहले। ठीक है, B में भी हमने कहा था कि नहीं हो सकता है, तो B यानी कि A और C जो है वो आपका राइट आंसर, A और C जिसमें है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आप जो है ना ऑड वन को, जो आपको लग रहा है कि आप इस पे कंफर्म है, उसको पहले हटा दीजिए, वो हटाइएगा तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं। उसके बाद आप उसमें से कुछ हटा सकते हैं, जैसे UPI है ना, OPD है, लेकिन SHG जैसे कुछ नहीं बनता है, BMQ से भी कुछ, IVF तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका इसलिए हमने हटा दिया कि नहीं है। तो कुछ ऑप्शन जो है जिसको पता है ना, तो मान लीजिए कि आपको ये कैलकुलेट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आपको पता है कि चलिए ये अगर हट गया तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं, बचा ये और सी, आप राइट आंसर वहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो कुछ कैंसिल ऐसे ही ICMR ने CGL बेस्ड, ऐसा लग रहा है कि जैसे CGL का आप रीजनिंग ले रहे हैं, उस तरह का क्वेश्चन डाला है। तो अपने लेवल पर आप काम कर सकते हैं, ज़्यादा आप सोचना नहीं है, अपना ट्रिक लगाइए, दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। आफ्टर 4 years द रेशियो विल बी 9:7। इफ द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 5:3। चलिए अब पहले अभी मैरिड वाला थोड़ा साइड रखते हैं, पहले इसका एज निकालते हैं ना। चलिए मान लीजिए ये 4x है और वाइफ का एज क्या है 3 है, तो इसको वाइफ का एज हो गया 3x। ठीक है, अब 4 साल के बाद कह रहा है, तो 4x + 4 और 3x + 4, दोनों में 4 जुड़ जाएगा, कितना है 9:7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौका 28x + 7 चौका 28। ठीक है, इक्वल टू 27x + 36। ठीक है, अब इसको इधर लाने दीजिए, 28x - 27x इक्वल टू 36 + 28। ठीक है, चलिए सॉरी 36 - 28, ये माइनस हो जाएगा ना। चलिए अब x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया 8, तो 8 हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट में आप एज निकाल सकते हैं कि क्या है, तो मेन का जो एज है वो हो जाएगा 4 × 8 यानी कि
32 ईयर, और वाइफ का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुना 8 यानी कि 24 ईयर्स। तो ये आपको पता हो गया। अब कह रहा है कि मैरिज के समय क्या एज था, है ना, मैरिज के समय क्या एज था। तो मैरिज हम बैक में जाएंगे क्योंकि बैक में हुआ था। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैरिज के समय इनका एज था वाई, तो अभी जो एज है उसमें से मैरिज वाले एज को हम लोग माइनस कर सकते हैं। वाई 32 माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या है 24 माइनस वाई इजकल टू कितना था 5। उस समय अगर ये हम लोग माइनस करें तो ये आएगा 5:3 का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ गए ना मेरी बात। वाई है क्या उस समय का एज ना, उस समय का एज, तो उसको हमने क्या किया माइनस कर दिया। चलिए, क्योंकि वाई को ही हमको निकालना। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96 वाई माइनस 3 वाई ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 120 वाई माइनस 5 वाई। तो यहाँ पे यानी कि हो जाएगा 96 वाई माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 120 वाई माइनस 5 वाई। अब इसको सॉर्ट आउट करिए, सॉर्ट आउट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, चलिए अब इसको इधर लाते हैं हम, ठीक है। 96 वाई माइनस 120 वाई इजकल टू माइनस 5 वाई प्लस 3 वाई। तो ये हो जाएगा आपको 20 और 4 24 वाई इजकल टू माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 2 वाई। माइनस से माइनस कट गया यानी कि y इजकल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। तो क्या एज कितने साल पहले इनका शादी हुआ था, 12 साल पहले, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 12। कोई इशू? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है अलका इज ओल्डर देन माला, अलका इज ओल्डर देन माला। अब देखिए ये क्या कर लीजिए ना, गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका। अब एक क्या कर लीजिए कि इधर रखिए ओल्डर को और इधर रखिए यंगर को, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मतलब जो यंगर होगा उसको हम लेफ्ट साइड रखते जाएंगे, जो ओल्डर होगा उसको हम राइट साइड रखते जाएंगे, ठीक है। तो माला, अलका इज ओल्डर देन माला, तो अलका जो है, अलका इज ओल्डर देन माला, तो अलका यहाँ पे आ जाएगी, और माला, तो अलका की अपेक्षा माला ओल्ड यंगर है, ठीक है। गोपाल इज ओल्डर देन माला, गोपाल इज ओल्डर देन माला, तो गोपाल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट यंगर देन अलका, तो यंगर अलका हो गया ना, क्योंकि अलका से इधर है तो यंगर है, और माला से इधर है तो ओल्डर है, ठीक है। चलिए, कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, तो यंगर है तो इधर जाएगा, और राम से भी यंगर है तो पहले राम आएगा और फिर कपिल आएगा, क्योंकि राम से भी यंगर है, ठीक है। मेरी बात समझ ना। अब माला इज ओल्डर देन राम, तो माला इज ओल्डर, ओल्ड इधर है तो राम से ओल्ड इधर हो गया। चलिए, अब कह रहा है इसमें देखना, मालाज एज इज बिटवीन गोपाल एंड राम, माला का एज गोपाल और राम के बीच है, यानी कि ये ऑप्शन सही है आपका। गोपाल एज बिटवीन माला एंड कपिल, गोपाल एज माला एंड कपिल, नहीं ये गलत है आपका, क्योंकि गोपाल यहाँ है कपिल यहाँ है तो इसके बीच में नहीं हो रहा है। माला लाइज इन द मिडिल, माला लाइज इन द मिडिल, दो इधर, ठीक है, लाइज इन द मिडिल। अलका इज यंगेस्ट, नहीं यंगेस्ट नहीं, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। कपिल इज एल्डेस्ट, एल्डेस्ट नहीं यंगेस्ट, ये अगर उलट देता तो सही हो जाता, अलका इज एल्डेस्ट, कपिल इज यंगेस्ट, सही। यानी कि ए और सी आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, ए और सी, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कहता है स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब कह रहा है नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये हो गया कि ईच 2005 में वॉशिंग मशीन इतना बना, रेफ्रिजरेटर इतना बना, 6 में इतना बना। चलिए ठीक है, फाइंड व्हाट वाज द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर्ड इन 2006, यानी कि 6 में ये दोनों का टोटल, समझ गया। अच्छा, टू द टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर मतलब 2008। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है कि क्या डिफरेंस आता है। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, हम भी फिर भी हम निकाल देते हैं। ये हो गया कितना, 20 और 44,000 और 7 5 12 45,200, 45,200 आप कर सकते हैं। 20 24 44,000 और 7 5 1200 तो 45,200 हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका 36,800, 36,800। अब 45,200 में से 36,800 निकालिए, 800 में से 200 गया 600 और 4500 में 3600 गया 9,000, यानी कि 9600 आपका, सॉरी 45 में से 36 गया 8600, 9600 होना चाहिए ना भाई, ये गड़बड़ हो रहा है। 20,000 और 16,000, 36,800 ठीक है, और 44,000 और 45,200, तो होना तो चाहिए 9600, लेकिन यहाँ पे 9600 है नहीं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि आपका ये 20,500 है, 24,000, तो ये 45,200, 45,200 में से अगर 36,000 हटते हैं तो 9,600 होना चाहिए, लेकिन 9,600 यहाँ नहीं, आंसर तो 9,600 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8600 है, तो आप 8600 ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहला देखते हैं रेशियो वाला जो है, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 4:3। इफ 6 लीटर ऑफ वाटर is added to this mixture, the respective ratio of milk and water becomes 8:7. Then the quantity of milk in the original mixture is 24 liter. चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो इसको ऐसे कर लेते हैं, 4x डिवाइडेड बाई 3x। 3x में कितना जोड़ा, 6 लीटर। अब ये कितना हो गया, 8:7। इसको मतलब ऐसे कर लीजिए, तो 28x इक्वल टू 24x प्लस 48। एट 7 है ना, इसको 28x माइनस 24x इक्वल टू 48, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई x यानी कि 6, सॉरी 4 यानी कि 12। तो x इक्वल टू 12 है, यानी कि मिल्क का जो होगा 4 गुना 12, यानी कि मिल्क का जो लीटर होगा 48 होगा, यानी कि ये स्टेट, और यहाँ कह रहा है कि 24 लीटर, जो कि गलत है, ये होगा 48 लीटर। तो स्टेटमेंट 2 जो है रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे देखिए बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया, बच्चा ये ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसमें से दोनों में से कोई होगा। अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 2 years एट 10% पर एनम इज 20। अब ये 2 वर्ष के हिसाब से, 2 वर्ष में 10% के हिसाब से 525 है, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब रुपया उतना ही है, फॉर डबल द टाइम, ये 2 का 4 वर्ष हो गया, एंड हाफ द रेट, ये 10 का 5% हो गया, पर एनम इज 500। तो हो सकता है क्योंकि द सिंपल इंटरेस्ट है, ईयर बढ़ गया और ये घट गया, तो ये 500 हो सकता है, मे बी इट्स राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन ये जो होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका x + 1/x = 10, ये थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको मैं बाद में आपको अपलोड कर दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल of radius 6 cm is formed by the center angle θ डिग्री, what will be the area। अब देखिए, अगर ये कह रहा है ना कि ये एक सर्कल है, इसका ये रेडियस है, और ये दो रेडियस मिलके यहाँ पे जो बना रहे हैं वो 60 डिग्री बना रहे हैं, तो अब इस पूरे सेक्टर का वो एरिया जानना चाहता है कि इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई πr²। ठीक है, थीटा हो गया आपका सेंट्रल एंगल, कि सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है। सेंट्रल एंगल यहाँ पे क्या है 60, और यहाँ पे हो गया 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई और 6 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 1/6 पाई 36, 6 से 6 कटा, यानी कि 6 पाई आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 6 पाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द 0 1 2 3 7 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट। अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है ना, तो यहाँ पे अलग फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ चॉइस, हर जैसे मान लीजिए 4 डिजिट बनाना ना, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब 0 के पास कितने ऑप्शन है कि वो किस किस जगह पे आ सकता है। 0 के पास पहले नंबर पे तो वो आ नहीं सकता, तो 0 के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, तो 3। 1 के पास 4 ऑप्शन है, वो 1 नंबर पे भी रख सकते हैं उसको, 2 नंबर पे भी, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे भी, यानी कि 4। वैसे ही 3 का भी 4 और 7 का भी 4, 4 तियां 12, 12 चौका 48 और 48 चौका 192। आपका ऑप्शन जो होगा 192 होगा, लेकिन यहाँ पे 192 है नहीं, फॉर्मूला के हिसाब से 192 ही आ रहा है। अब पता नहीं क्या है, लेकिन मेरा जो फॉर्मूला कहता है 192 है। आप एक बार आंसर शीट चेक कर लेंगे क्या कह रहा है। 190 नहीं है तो 160 होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर आप नहीं है तो 160 लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो है उस हिसाब से 192 ही होगा। चलिए, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब देखिए, ऐसे आप फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और नॉर्मल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, लेकिन अब तो 10,000 है और 10% अगर अलग डिजिट होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड डिजिट होता है, तो आप फॉर्मूला लगाइए, निकालिए, लेकिन हम सिंपल सा आपको बता रहे हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, सीधे इसे समझ जाइए। कह रहा है कि डिफरेंस में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, 10,000 का 10% के से 2 ईयर के लिए एनुअल इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 10%, 10,000 का 10% जो होगा वो क्या होगा, 1,000 होगा। 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए ये हो जाएगा आपका 2,000। कितना हो जाएगा, 2,000। तो यानी कि 2 साल के बाद ये पैसा कितना होगा, 2,000। चलिए 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, प्लस 10,000 इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि पहले साल में जो इंटरेस्ट आपके मनी में आके जुड़ा, दूसरे साल में वो मनी अब आपका होल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले साल में आपका मूलधन कितना है, 10,000 है, पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,000 हुआ, तो अब दूसरे साल के लिए आपका मूलधन यहाँ पे हो जाएगा 11,000, न कि 10,000। यहाँ पे क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा मूलधन पे ही लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो जाके मूलधन से जुड़ जाता है और फिर उस पूरे मूलधन का ब्याज लगता है। तो अब अगले साल के लिए आपका मूलधन हो गया 11,000, यानी कि यहाँ पे अब पहले साल का इंटरेस्ट हुआ 1,000, अब यहाँ पे दूसरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,100, यानी कि टोटल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 2,100। कितना हो गया, 1100 नहीं, 1100 नहीं, क्योंकि 1,000 का 10% तो आपका ठीक है 1100, ठीक है 1100 ही होगा। ठीक है,
तो 2100, और इसमें क्या था, सिंपल में क्या था 2000। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2100 माइनस 2000 यानी कि 100 रुपया। आपका आंसर हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो 10,000 पे 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 2000 हुआ। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि पहले साल का ब्याज कितना था, इंटरेस्ट कितना था 1000, तो 1000 इसमें जुड़ गया। अब दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10,000 पे नहीं बनेगा, वो अब दोनों को जोड़ के उस पर इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि 11,000 पे बनेगा। तो दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट जो होगा वो अब 1000 ना होकर के क्या हो गया, 1100 हो गया, क्योंकि ये 11,000 आपका यहाँ पे मूलधन हो गया। तो 11,000 का 10% कितना हुआ, 1100। अब टोटल 2 साल में क्या हो गया, 2100। अब तीसरे साल में जब जाइएगा तो 10,000 पे 2100 जोड़ के तब आपका इंटरेस्ट लगेगा। समझ गए ना मेरी बात। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 100, यानी कि आपका आंसर हो गया 100। तो आप जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको, जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं, जानने वाले हैं, उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम लोग अगला जो है बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। जैसे ही हम लोग रेडी होंगे, मतलब मुझे लगता है कि अगले वीक में हम लोग डाल देंगे, तो आप तक जो है वीडियो पहुँच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो आसानी से देख सकें। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई भी सजेशन हो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको, जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं, जानने वाले हैं, उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम लोग अगला जो है बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। जैसे ही हम लोग रेडी होंगे, मतलब मुझे लगता है कि अगले वीक में हम लोग डाल देंगे, तो आप तक जो है वीडियो पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो आसानी से देख सकें। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई भी सजेशन हो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।